नमस्कार। आज जिंदगी विद ऋचा में हमारे जो मेहमान हैं वो बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें सभी दलों के लगभग सभी लोग पसंद करते हैं। मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनका काम बढ़ चढ़ कर बोलता है, जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में हम सबकी रोड ट्रिप्स बहुत सुखद हो गई हैं और जिन्हें हम हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। समझ ही गए होंगे आप कि कौन है हमारे मेहमान। चलिए स्वागत करते हैं नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। नमस्कार। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ है आपसे बात करने के लिए और मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे तो अब सोचना पड़ रहा है कि क्या पूछूं और क्या छोड़ दूं। लेकिन मैं थोड़ा हट करना आपके निजी जीवन पर ज़्यादा बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बचपन से अगर शुरुआत करें तो हमें थोड़ा अपने बचपन, अपने घर परिवार की स्थिति और घर परिवार के संस्कारों के बारे में बताइए। देखिए, मैं जिस फैमिली पे बिलोंग करता हूँ तो मेरा जब जन्म हुआ तो हमारा परिवार का वैसे धनवान परिवार था। अच्छा। पर मेरा जन्म हुआ तब परिवार की हालत उतनी नहीं थी, गंभीर थी। अच्छा, खेती में थे? खेती थी, बाड़े थे, राजा के बाजू में हम रहते थे। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर प्रधान थे। कहाँ पर? नागपुर में। तो स्वाभाविक रूप से पर मेरी माँ ने मुझे सिखाया भी और खेती भी रहती थी और मैं बचपन में स्कूल में जाता था, क्रिकेट खेलता था, पतंग बहुत खेलता था। अच्छा। और मेरी दो बड़ी बहनें थी, उन्होंने पुत्रवत मेरे ऊपर प्रेम किया और स्कूल में फिर मैं क्रिकेट खेलते खेलते एक दिन हमारे यहाँ स्वाधीनता का रोपवे महोत्सव 25 साल पूरे हुए करके कार्यक्रम हुआ। उसमें एक लड़की बोल रही थी, वो अटक गई तो हम बोलने लगे पानी पी उसको पीछे से। तो फिर हमारे हेड मास्टर ने हमको धुलाई की कि उसके पास डेयरिंग तो भी है बोलने का, तुम्हारे पास वो भी नहीं। अच्छा। हाँ। तो फिर मैं उसके ऊपर जीत करके फिर मैं भी भाषण करने लगा और मुझे देखते देखते काफ़ी अवार्ड मिल गए। अच्छा, तो बोलने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, तो फिर मैं उसमें आ गया। तो क्रिकेट और खो खो दो खेलता था मैं। पर बाद में फिर मैं बोलते बोलते फिर संघ के संपर्क में आया। इमरजेंसी में 75 में इमरजेंसी के खिलाफ काम करने का उसमें अटक गया, उसमें काम करने लगा और फिर उसके बाद में मैं विद्यार्थी परिषद और फिर जनता पार्टी के लिए काम किया 77 में और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसा प्रवास। बचपन में आप कैसे थे? मतलब पढ़ाई में बहुत होशियार या शरारती, डिस्ट्रैक्टेड, किस तरह के बच्चे थे आप? होशियार नहीं था, हायर मिडिल क्लास, हायर सेकंड क्लास का रहता था क्योंकि मेरा पढ़ाई में ध्यान कम था, बाकी बातों में ज़्यादा था। वैसे शिक्षक कहते थे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पर मैं पढ़ाई नहीं करता था। किस में पहले से सोशल वर्क ये वो, मेरी माँ भी बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी। तो नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन पढ़ाई के लिए जो एक स्वभाव चाहिए वो नहीं बन पाया। अच्छा। मैं 75 में HSC में था तो मैं फर्स्ट क्लास में पास हो सकता था, पर मेरा पूरा ध्यान इमरजेंसी के खिलाफ काम करता था। तो स्वाभाविक रूप से मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, इंजीनियरिंग की एडमिशन नहीं मिल पाई। मेरे बहनों की, माँ की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर आज मुझे 8 डिलीट्स मिले हैं, डॉक्टरेट। तो मैं डॉक्टर नहीं लगाते नहीं हैं आप, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। बचपन में क्या करना चाहते थे ज़िंदगी में, जो एक बच्चों का जो सपना होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ बड़े होकर? बचपन से ही मैं अपनी इसमें नौकरी नहीं करना चाहता था और मेरे घर वालों का आग्रह था कि मैं नौकरी करूँ। अच्छा। तो मैं पहले से कहता मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। तो ये मेरे मन में था, पर परिस्थिति वैसे अनुकूल नहीं थी। तो धीरे धीरे मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के लिए खड़ा था तो एक होटल मेरा अड्डा था। तो हम दिन भर बैठते थे और हाफ चाय पीते थे। तो हमारे कारण वो होटल का ही बैंड बज गया। तो बोला अब होटल चलता नहीं। तो उसकी मदद करने के लिए मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम एक अलमारी या स्टील की रखो। तो मैं उसको लेके एक मेरे मित्र के पास इसकी फैक्ट्री थी, तो उसने कहा मैं उधारी पर इसको नहीं दूंगा, तुम अगर पार्टनर होंगे तो दूंगा। तो मैं पार्टनर बन गया। तो उधारी पर उसने अलमारियाँ रखी। फिर स्टील फर्नीचर का काम मैंने MIDC में फैक्ट्री डाली। धीरे धीरे ट्रेडिंग करने लगा, कूलर बनाने लगा। बाद में मैं लॉ कॉलेज में लॉ हो गया। फिर उसमें मैंने MIDC में फैक्ट्री डाली थी, तब MLA बन गया। पर वो वहाँ
फर्नीचर में विदाउट बिल काम होता था। मेरे 2 शोरूम थी हमारी, तो मुझे लगा कहीं अड़चन आएगी, तो मैंने कहा मुझे नहीं रहना इसमें, तो मैं बाजू लाऊंगा। तब शुगर फैक्ट्री शुरू की, और फिर शुगर फैक्ट्री बहुत तकलीफ में आया, पर बाद में 1, 2, 3 शुगर फैक्ट्री, पावर प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़ा, कर्जा भी बहुत बढ़ा। पर अब मैं देखता नहीं, अभी लड़के देखते हैं, पर वो व्यवसाय पूरा वही देखते। तो हमेशा से आपका एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर माइंड था कि नौकरी नहीं करनी? माइंड था, नौकरी नहीं करनी। अच्छा, वो एक किस्सा क्या था कि कुछ आपकी मदर को गहने गिरवी रखने पड़े थे आपकी कोई इच्छा पूरी करने के लिए? वो हाँ, मैं जब स्कूल स्टूडेंट था तो मुझे लूना, उस समय पेट्रोल पे से 2 व्हीलर, तो मुझे लेनी थी, तो पैसे नहीं थे, तो मैं खेती भी पे जाता था, तो मदर ने अपने जो बैंगन है वो निकाल कर मुझे दी, वो मैंने गिरवी रखी और उसके बाद लूना ली थी। बाद में उसके पैसे वापस किए खेती से आया कर, पर वो उसने उस समय मुझे मेरी इच्छा पूरी की। तो आज वो लूना मैंने लॉन्च की जब इलेक्ट्रिक की, तो मैं कह रहा था कि उस समय 40 पैसे किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा था, तब 40-42 रुपये पेट्रोल का भाव था, और आज वो इलेक्ट्रिक लूना है, उसका खर्चा 10 पैसे किलोमीटर था, क्योंकि इलेक्ट्रिक की है। तो ये टेक्नोलॉजी के में चेंज हुआ। घर में अनुशासन कैसा था? अच्छा था, मेरी माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, और उसके संस्कारों के कारण ही मैं अच्छा बना। पर वो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रोत्साहन भी देती थी, और निश्चित रूप से उसी के कारण ही मैं जो कुछ हूँ, मेरे माँ के कारण। माँ का काफ़ी इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में? हाँ, बिल्कुल है। 75 का आप जिक्र कई बार इमरजेंसी का करते हैं, क्या यादें हैं उस समय की, और कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई? मतलब आपको लगता है कि 75 में अगर इमरजेंसी नहीं होती तो क्या कुछ आपकी ज़िंदगी अलग होती? शायद मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता। अच्छा। क्योंकि वहाँ के उस समय जो संघ के अधिकारी थे, तो हमारा एक साइक्लोस्टाइल मशीन रहती थी। उस समय प्रिंटिंग इतना डेवलप नहीं था, मैं 75 की बात कर रहा हूँ। तो वो मशीन कहीं तो भी किसी के घर में जाकर कोने में अंधेरे में रखकर हम उसके ऊपर एक पेंसिल कट करके वो कॉपीज़ निकालते थे इमरजेंसी के खिलाफ। फिर 100 कॉपी गिन कर फिर मैं पूरे शहर में पहुंचाने का काम करता था। तो मशीन मेरे घर पर, हमारा बाड़ा था बहुत बड़ा, तो घर के अंदर तीसरे मंजिले पर एक कोने में हम ये सब छुप कर करते थे। लेकिन आपको लगता है कि इमरजेंसी नहीं लगती तो आप पॉलिटिक्स में शायद नहीं होते? हाँ, फिर इमरजेंसी के कारण है, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहा। तो ये सब उसी माहौल से फिर राजनीति में आया। नहीं तो लॉ कॉलेज में लॉ पास करके वकील प्रैक्टिस करना, ये लगभग मेरा तय हुआ था। अलग जिंदगी होती। एक तो इंडस्ट्री लगाना या प्रैक्टिस करना, ऐसा। तो संघ से आप फिर कब और कैसे जुड़े थे? मतलब परिवार का जुड़ाव? संघ से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो परिवार संघ के परिवार पहले जुड़ा? मेरी माँ जनसंघ का काम करती थी। अच्छा। और हमारा परिवार पूरा संघ का था, और संघ कार्यालय मेरे घर से नज़दीक ही था। तो संघ से जुड़ने की वजह से जिंदगी में? संघ से जुड़ने से फिर विद्यार्थी परिषद, फिर उसके बाद जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। बट संघ का क्या इन्फ्लुएंस रहा आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में? ये जो आज एक आइडियोलॉजिकल भूमिका कन्विक्शन की आई कि देश के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, ये जो कन्विक्शन आया वो संघ के संस्कारों के कारण आया। मतलब आज भी मेरे घर पर एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है जो मेरे ऑफिस में है नागपुर में, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। हमने समाज, पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर मैं ज़्यादातर सामाजिक काम करते रहता हूँ। बट आजकल जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, सब नेता ऐसी सोच नहीं रखते। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए जैसा भी है? देखिए, जो लोग जैसा रखते वो उनकी बात है। मैंने जो संस्कार ग्रहण किए और जो कन्विक्शन मेरा बना वो मेरा लाइफ कन्विक्शन है, और मैं उसी के लिए काम करूँगा। उसका जो भी परिणाम होगा वो होगा, पर मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ऐसा समझकर मैं राजनीति करता हूँ। और आप राजनीति में सिर्फ ये सोचकर आए थे कि आपको समाज सेवा करनी है, या आप अपने कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस लेके? मैं एम्बिशियस पॉलिटिशियन नहीं था, और मैंने पॉलिटिक्स को करियर करके नहीं चुना, पर भगवान ने और मेरे
संगठनों ने, विचार परिवार ने मुझे मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया है और मैं इसके लिए समाधानी हूँ। पर मैं यही काम करता हूँ कि अपना घर परिवार संभाल कर मैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए जितना भी अच्छा काम कर सकूँ वो करने की मैंने कोशिश की है। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर नितिन गडकरी जी, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हुई हो या कोई आपका बयान बहुत विवादास्पद हो गया हो, तो कैसे जी पाते हैं इतने नॉन कंट्रोवर्शियल? एक बात का दुख होता है, मैं जो नहीं बोलता हूँ ये मेरे मुंह में डालकर कोई तो भी वेबसाइट पर डालता है और फिर सब मीडिया उसका उपयोग करके चलाती है। ये अच्छी बात नहीं है, इससे मीडिया में क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैंने बोला है तो रिकॉर्ड आपके पास है, आप जरूर छापिए। पर ये कभी कभी मुझे पिछले ये 2-3 साल में अनुभव है कि इस बार फिर उसको चलाकर मैंने ये कहा, फिर कुछ लोग समझ भी लेते कि मैंने कहा, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कहा उसके ऊपर होना चाहिए। खैर, जो लिखना है, जो बोलना है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। चाहे कभी उसका थोड़ा सा मिसयूज भी होता होगा तो भी लोकतंत्र में उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। यही मेरी भूमिका है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि आपकी तरफ से कोई वैसे विवादास्पद बयान नहीं आते, या कई बार पार्टी भी कोई लाइन ले रही हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते। आप सोच के चलते हैं कि भाई मुझे नहीं हर मैटर पे बोलना है, हर मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखनी है। अभी तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब पॉलिटिकल इसमें रिएक्शन देता था। अब मैं मंत्री हूँ तो मैं अध्यक्ष था तभी मैंने भूमिका ली थी कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो पार्टी और पॉलिटिक्स के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और जहाँ तक अब मंत्री हूँ तो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में, मेरे काम के बारे में, पॉलिसी के बारे में जो बोलना है वो मैं करता हूँ। कई बार इस तरह के एक माहौल बनाया जाता है या ऐसे एक नैरेटिव दिया जाता है कि आपके और मोदी जी के बीच में ऑल इज़ नॉट वेल। तो ये एक है, लोगों के मन में एक इमेज होती है। तो आप अपना रिश्ता मोदी जी के साथ कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा रिश्ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी परसों मैंने फ़ोन पर उनको कहा कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन के लिए उन्हें आना चाहिए, उनके समय लिया है। बहुत बार वो मेरे को मौका मिलता है, मैं अपनी बात रखता हूँ। ये तो ऐसी छवि क्यों बनाई जा रही है? ऐसा नहीं, छवि तो ये ऐसा है कि मीडिया के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अभी जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, फिर मुझे लोग चाहते हैं। ना मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ना मैंने कभी दावा किया है, ना मैं सपना देखता हूँ। मैं तो अपना काम करता हूँ। तो ये जो मीडिया में जो अलग अलग लोग अलग अलग तर्क कुतर्क करते हैं वो अपनी बातें चलाते रहते हैं। हम सब लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। हम एक विचारों के लोग हैं और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संकल्प करके काम कर रहे हैं। वही काम हम कर रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं लगती कि मैं खंडन करूं कि ये गलत कहा जा रहा है या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो मीडिया का खंडन करने से भी नुकसान होता है, उसको निगलेक्ट करना ही अच्छा होता है। पर सच्चाई यही है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। एक और आपकी ना, हमेशा जितना भी आपको सुनते हैं, आप करप्शन को लेकर जितना एक कॉन्फिडेंस स्टैंड लेते हैं। अभी हाल में भी एक आपका मैं इंटरव्यू देख रही थी कि कोई नहीं कह सकता कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। तो मन में एक सवाल आता है कि ठीक है, आप नेतृत्व में हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपके आसपास आप इंश्योर कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन इस कंट्री में करप्शन किस तरह से गहरा है हम सबके, तो नीचे तक नहीं हो रहा है, कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से कह लेते हैं? अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर राजनीति है पैसे कमाने का धंधा नहीं है। आप उद्योग व्यवसाय करिए, पैसा कमाइए, अच्छी खेती करिए, पैसा कमाइए, आपको गाड़ी बंगला बनाइए, कोई गलत नहीं है, अधिकार है आपको। पर अभी तक मैं 50 लाख करोड़ के काम दे चुका हूँ। और मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तब भी मैंने धीरूभाई अंबानी से मेरा विवाद हुआ था। मैंने मुंबई पुणे हाईवे उस समय 3600 करोड़ ने कोट किया था, लोएस्ट थे, वो रिजेक्ट करके वो 1600 करोड़ में काम किया। 2000 करोड़ बचे ने, आज के 20,000 करोड़ बचे। तो इस समय मैंने वाटर रिसोर्सेज में, एमएसएमई में, शिपिंग में, फिर बहुत से काम किए और रोड कंस्ट्रक्शन में किए, टनेल्स, रोड, ब्रिजेस, ये सब काम। सागरमाला 16 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, भारतमाला तब 35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्रोजेक्ट हुए। तो मैं जो
करप्शन के बारे में मेरे डिपार्टमेंट में या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा। मैंने ये कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम हो, उसके काम के लिए साइन करने के लिए अटकी हुई फाइल अगर होगी कि पैसे दिए मैंने, तो कोई होगा तो मुझे बता दे। मेरे यहाँ कभी इतनी फाइलें आती, मैं कभी। बट आपका दफ्तर ठीक है ना, बट नीचे नीचे इतने सरकारी अधिकारी बाबू, ये हमारे यहाँ तो चलता है ना कि वो मेरे यहाँ फाइल पे तक वजन नहीं रखते हैं। हजारों लाखों लोग काम करते हैं। हाँ, तो कैसे आप? सबकी तो गारंटी मैं दे नहीं सकता, वही, हाँ। पर मेरी कोशिश है कि हम सिस्टम ऐसी बनाएं कि जहाँ करप्शन करने को मौका ना मिले, उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसके पहले उसका काम हो जाए। तो कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है और सुधार करने की प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी आप टाइमलाइंस वगैरह लोगों को दे देते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा, और जब वो नहीं होता, वो भी हमारे सिस्टम्स में है, इतना रेड टेपिज्म है, तो एज एन इंडिविजुअल, एज ए लीडर, जब डिसअपॉइंटमेंट होता है तो कैसे उसको डील करते हैं? माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुमने मेरिट में आना चाहिए, जो मेरिट के लिए आग्रह करते हैं तो वो फर्स्ट क्लास पे पास होता है। तो मेरा काम यही होता है कि नहीं, समय पे करो। अगर मैं ये समय पे नहीं करूँगा तो अभी आज जो 2 महीने लेट हुआ वो 20 महीने लेट होगा। देखो, कठिनाइयाँ होती है, प्रॉब्लम्स हैं, लैंड एक्विजिशन समय पे नहीं मिलता, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होता, निर्णय नहीं होते समय पर, बहुत सी, कभी अभी किसान आंदोलन चला तो रोड के काम बंद कर दिए, प्रॉब्लम्स आते हैं। पर उन समस्याओं पर मात करके जो यशस्वी होते हैं उन्हीं को लीडर कहते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि प्रॉब्लम जुनैन है, पर देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आप इसको करिए, होता है। अभी मैं जब मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। मैंने इस देश की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपी से हमने बचाया। हम रात रात बैठते थे, हम उनके प्रॉब्लम समझते थे, बैंकर्स को बुलाते थे, अधिकारियों को बुलाते थे, कंसल्टेंट को बुलाते थे और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते थे, समझते थे, समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। जो सॉल्व नहीं होते थे वो टर्मिनेट कर देते थे, और ऐसा करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। और हमने आज 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और ये कोई मैंने नहीं बनाया, ये कोई मेरा श्रेय नहीं है। रात दिन काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने सबने मिलकर जो टीम के रूप में काम किया, उसके कारण ये काम हुआ। मैं प्रमुख हूँ तो कभी उसका श्रेय मुझे मिलता है, पर वो मेरा अकेले का नहीं है, उन सब लोगों के मेहनत का परिश्रम है, और उसके कारण ये यश मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर मुझे लगता है अगर ऊपर से लीडरशिप पुश करने वाली हो तो फिर नीचे लोग काम शायद करते हैं। नहीं हुआ तो डांटता हूँ, और कुछ गड़बड़ के तो गाली गलौज भी करता हूँ। मैं बोलता हूँ दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, तुमने गड़बड़ किया तो ठोकूंगा तुम। तो ये मेरे मन की भावना है कि जैसे अपना घर बनना है तो आप कितने कोशिश, हर चीज़ अच्छी बननी चाहिए। मैं अपने देश को अपना घर मानता हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो, और वही गड़बड़ तो फिर उसको नाराज ठोकता हूँ, कार्रवाई करता हूँ। चलिए वापस पर्सनल लाइफ पर आते हैं। आजकल काफ़ी ये बात होती है नेपोटिज्म की, पॉलिटिक्स में भी होती है, परिवारवाद, वंशवाद। आपने जानबूझकर, आपके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं हैं या उनको इंटरेस्ट नहीं था इसलिए नहीं है, या आपने इनकरेज ही नहीं किया? मैंने उनको कभी इनकरेज नहीं किया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी लड़की राजनीति में नहीं है। एक बार हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे नागपुर के, वो मेरे पास आए, और मेरा जो बड़ा लड़का है निखिल, उन्होंने कहा कि इसको हम अध्यक्ष बनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इसको बना दो और मेरा रजिस्ट्रेशन ले लो। आपने से बोला? मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर उनको काम करना है तो वो, जैसे मैं पोस्टर लगाता था, काली दीवार पर चूना लगाता था, वहाँ से काम करे। उनको अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, पर मेरे नाम का एडवांटेज लेकर सीधे टॉप पोस्ट पे, वो टॉप पोस्ट पर नहीं जाएंगे। और मेरे संपत्ति जो कुछ है उस पर परिवार का अधिकार है, पर मेरी राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है। जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया उनका अधिकार है, तो वही उसका उपयोग लेंगे। मेरा वारस मेरा कार्यकर्ता होगा, राजनीतिक वारस। हाँ, मेरे संपत्ति का वारस कुछ होगा तो मेरे बच्चे होंगे, उनको मैं सब दूंगा। बट सारे नेता तो ऐसा नहीं सोचते आजकल। इसमें देखिए, किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है।
उनको अधिकार है राजनीति में आने का, पर अपने पिता के नाम का उपयोग करके वो आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी अपने बलबूते पर राजनीति में काम करना चाहिए, स्वीकार्यता मिलानी चाहिए और फिर पब्लिक में उनको सपोर्ट मिलेगा, वो आगे आना चाहिए। पर मेरा लड़का करके उसको एमएलए का टिकट दो, ऐसा नहीं, कार्यकर्ता करके काम करें। तो मैंने उनको बोला लड़कों को कि तुम छोटे लेवल पे काम करो, करना है तो उन्होंने कहा मुझे हमको करना ही नहीं है। नहीं, अच्छा, उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, जब उन्होंने मेरा रुख देखा तो उन्होंने काम को करना ही हमको नहीं। आपने पोस्टर लगाने वाली बात कही है, हाँ, मैं बचपन में जब शुरुआत में काम करता था तो ये दीवारों पर नज़दीक पोस्टर चिपकाते थे तो वो फाड़ डालते थे, तो हम उसको पोस्टर वो चिक्की लगाते थे और वो एक सीढ़ी रहती थी, उस पर चढ़ के ऊपर चिपकाते थे। ये इमरजेंसी के टाइम का है? नहीं, बाद में भी मैं काफ़ी काम किया, विद्यार्थी था तो पर्ची बांटना, कार्ड देना लोगों को घर में, फिर ये पोस्टर चिपकाना, फिर मेरा हैंडराइटिंग बोर्ड ख़राब था तो काली दीवार पर चुना लगाना, फिर उसके ऊपर गेरू या नील से लिखते थे कुछ। अच्छा। तो यही काम मैं करता था, मैं छोटे छोटे काम का, लाउड स्पीकर में साइकिल रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करता था। ये सब बीजेपी के टाइम पर? जनता पार्टी के समय मैंने किया। तो आपको लगता है कि किसी भी नेता का बेटा या बेटी अगर राजनीति में आना है तो उन्हें नीचे कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहिए? उन्होंने उनका बेटा करके उस बैलेंस पे आगे नहीं आना चाहिए। वो नेता बड़े बने, पार्टी के कार्यकर्ता के बाद, पर एक व्यक्ति करके उनको आने का अधिकार है, वो जीरो से काम करें और काम करते कर लोग कहेंगे कि इनको टिकट दे तो देना चाहिए। मैं बहुत बार बताऊँ कि उसके माता पिता ने नहीं बोलना चाहिए मेरे लड़के को टिकट दो, पर कल जनता कहती है, कार्यकर्ता कहते हैं, वो नहीं कह रहे हैं तो जरूर देना चाहिए उसको। तो कभी आपकी पार्टी में होता है तो आप विरोध करते हैं किसी को, ऐसे किसी के? ये अब कभी अलग अलग अपनी राय रखते हैं आप? कभी ऐसी होती है कि लड़का कॉम्पिटेंट होता है, तो ये जैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, तो मैं इनके घर गया था कि पिताजी हमारे पहले एमएलसी थे, मैं उनके जगह पर चुन कर आया, तो उन्होंने उनके बाद मुझे टिकट मिला था, तो मैं बहुत कैंसर से रुग्ण थे, तो मैंने कहा आपके लड़के को राजनीति में दीजिए, तो उन्होंने कहा कि उससे बात करिए, उसकी इच्छा होगी तो करेगा, मैं नहीं कहूँगा। उसको पूछा, पिताजी के पास गया, उन्होंने कहा उसकी इच्छा है, ले जाओ। तो मैंने उसको राजनीति में लाया, उसके पिताजी ने और माताजी ने कभी नहीं बोला कि उसको टिकट दो। तो ये सबसे अच्छी बात है। जिस दिन वो बोलेंगे कि अब मेरी तबीयत खराब है, मेरे लड़के को टिकट दो, वो गलत है। या जब वो लड़का बोलेगा कि मेरे पिताजी इतने साल रहे, अब मुझे उनका वारसदार बनाओ, ये गलत है। वो कार्यकर्ता करके काम करें और जनता में उसको रिकग्निशन है तो वो जरूर लड़े। किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है, उसको भी राजनीति में आने का अधिकार है, पर उसकी पद्धति पब्लिक कार्यकर्ता उसको चुने। माता पिता का आग्रह कि अब मैं विड्रॉ हो रहा हूँ मेरे लड़के को, ये नहीं होना चाहिए, ये उसके पीछे का भाव है। तो अब आपके बच्चे क्या करते हैं तीनों? बहुत अच्छा उद्योग व्यवसाय करते हैं। अभी मैंने जो चीनी मिले, इथेनॉल सब शुरू किया है वो देखते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे यशस्वी है वो और अच्छा काम। अभी विदेशों में भी उन्होंने अपना व्यवसाय किया, एक मिल्क फैक्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलाते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते, अच्छा काम करते। फिर उनका आपकी राजनीतिक उससे कोई उनको अब वो अपने उद्योग व्यवसाय में लगे हैं पर सामाजिक काम करते हैं। अच्छा। मेरा छोटा लड़का अभी वहाँ गोरक्षण का काम करता है, दोनों संघ के स्वयंसेवक हैं, जो बताया वो काम करते रहते हैं। एथेनॉल का जिक्र आप कहीं ना कहीं कर देते हैं, एथेनॉल आपका बहुत लाइफ मिशन है इस देश को प्रदूषण से मुक्त करना और इस देश के किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, विटामिन दाता और हवाई ईंधन दाता बनाना और गांवों को समृद्ध संपन्न बनाना, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इकोनॉमी को जल, जमीन, जंगल, जानवर के आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गांवों के युवाओं को रोजगार देना और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना, ये मेरे जीवन का मकसद है और मैं इसके लिए रात दिन काम करता हूँ। 2004 में जब मैं बात करता था कोई विश्वास नहीं रखता था, अब तो G20 अलायंस में इथेनॉल आ गया तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। कहाँ तक पहुँची है यात्रा भी आपकी? आपको लगता है कि फुलफिल होने में कितना वक्त अभी तो 2 व्हीलर इथेनॉल पर आ गया, बजाज TVS हीरो का। अब टोयोटा की गाड़ी है मेरे घर पर, 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपये है, पेट्रोल का रेट 120 रुपये है। वो गाड़ी का अगर एवरेज तुलना की जाए पेट्रोल के साथ
तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है, पोल्यूशन जीरो है। तो हमारे देश में फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, अब वो 25 लाख करोड़ का होगा, देश में प्रदूषण बढ़ेगा। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये मेरा मिशन है। देखो, गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का लगाने से किसान का जीवन नहीं बदल सकता। अब किसान जब ये जो 16 लाख करोड़ आज आ रहे हैं, इसमें से 10 लाख करोड़ किसान के जेब में जाएंगे तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे, गांव में रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, किसानों के बेटों को काम मिलेगा। ये मिशन है मेरा। और देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, देश का प्रदूषण कम नहीं होना। दिल्ली में ये फॉसिल फ्यूल का, मैं ही मंत्री हूँ, 40% पोल्यूशन होता है, ये अच्छा है। तो ये शुगर केन फार्मर्स के लिए है, और जो एथेनॉल का जो प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, अभी तो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसिस से बनता है, बीएबी मोलाइसिस से बनता है, कॉर्न से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, बाम्बू से बनता है, परली से बनता है। अभी पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल परली से बनता है, 150 टन बायोबिटुमिन बनता है, इंडियन ऑयल का ही काम है। और 76,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन बन रहा है। अभी नुमालीगढ़ आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है। तो अब मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर है। और इसलिए हमारे देश में अब हमको अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में काम करेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा और हमारे देश का फ़ायदा होगा, ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे किसानों का फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें गडकरी जी एक प्रॉब्लम होती है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आप बात करें तो चार्जिंग पॉइंट्स इशू आ जाता है, हाइड्रोजन, ये सब अभी इनकी अवेलेबिलिटी, गाड़ियां हैं तो गाड़ियां महंगी होंगी या गाड़ियां अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आप ये पूरा एक रोड मैप बना रहे हैं तो फिर सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे ना, कि अवेलेबिलिटी भी। मुझे एक बात बताइए कि जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्जर वो कंपनी देती है। अब मेरे घर में गाड़ी है, इधर ही चार्ज हो रही है, तो पहली बात तो चार्जिंग तो अपने घर में चार्ज होता है, लेकिन स्कूटर लंबी यात्रा पे निकलना है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? अब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार, तो प्रॉब्लम है। तो अभी हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं हाईवे पर, वहाँ चार्जिंग स्टेशन है। अब अनेक पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ चार्जिंग बनना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है। स्कूटर और कार का, अभी बसेस आ गई तो बसेस के डिपो में चार्जिंग स्टेशन हो गए। अब दिल्ली से शिमला इलेक्ट्रिक बस जा रही, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के टाटा और लेलैंड ने ट्रक लॉन्च किए है। अब मेरे पास हाइड्रोजन की कार, आपके पास गाड़ी है? हाँ, उसका नाम है मिराई। लेकिन कहाँ आप उसको रिफ्यूल कहाँ कराते हैं? वो फरीदाबाद में इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी में रिफ्यूल करते हैं। पर अभी जैसे पहले अभी पॉलिसी बन रही, हाइड्रोजन बनेगा, फिर फिलिंग स्टेशंस बनेंगे, फिर गाड़ियाँ भी बनेगी। अभी लिथियम आयन बैटरी जो है जब शुरू हुई तो $150 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी, अब वो 112 पे आई है, $112 पर किलोवाट पर आवर। वो $100 पे जब आएंगी तो इलेक्ट्रिक कार की कीमत, इलेक्ट्रिक बस की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत और पेट्रोल की सेम हो गई। और इलेक्ट्रिक कार में खर्चा नहीं लगता। अगर आप 100 रुपये अगर इलेक्ट्रिक कार अपना पेट्रोल के कार में खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार में 5 रुपये महीने का खर्चा है। वो तो सही है, बस उसके साथ जो फैसिलिटीज की एक दिक्कत और ये जुड़ी हुई है। पत्रकार बड़े पूछते थे, रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा? अब मैं उनको पूछता हूँ, आपको पूछता हूँ, किसी की इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी है ऐसे आपने देखी है कभी? तो अभी तो उतनी चला भी नहीं रहे ना लोग। आपको पता नहीं है? मतलब शहर के बाहर नहीं चला। 300% नहीं, सब जगह आया। 400 स्टार्टअप बन गए इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाले। अब इलेक्ट्रिक कार में वेटिंग लिस्ट है। हाँ, उन्हें मैं मान गई, शहर के लिए मान गई। नहीं, अच्छा, गांव में भी है। देखिए, मैं झांसी की रहने वाली हूँ, मुझे यहाँ से झांसी जाना है, मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कहीं? अभी आपका एक्सप्रेसवे तो बहुत अच्छा हो गया। अभी धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, मिलेगा। तब मुझे लगता है आज उसकी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, पर आने वाले 5-6 महीने में सब खुल जाएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, अभी जो गाड़ी आई वो 400 किलोमीटर तक एक चार्ज में जाती है। तो अभी आप जाएंगे, यहाँ से निकलेगी, कोई ढाबा वगैरह होगा, पेट्रोल होगा, तो वहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा। आप चाय पानी नाश्ता करो, आधा घंटे में चार्ज होगा, फिर आगे जाएंगे। तो ये जल्दी हो जाएगी सिस्टम। अच्छा, आपने जो हाइड्रोजन गाड़ी ली है वो भी एक चैलेंज के तौर पर ली है आपने? मैंने नहीं ली, वो पायलट प्रोजेक्ट है। वो गाड़ी है टोयोटा कंपनी की, उसका नाम है मिराई। वो जापानी वर्ड है, यानी फ्यूचर। और वो गाड़ी मैं
इसलिए चलाता हूँ कि मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन पे गाड़ी चल सकती है, ये इथेनॉल पे गाड़ी चल सकती है। क्योंकि लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो और विश्वास बढ़ता है, क्योंकि कैसा है, आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात आप कहते हैं तो लोगों का विश्वास रखने में थोड़ी अड़चन होती है। आपकी वाइफ ने भी शायद कहा था कि मैं ही विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। वो बोले पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और उससे गाड़ी निकलेगी चलेगी, इस पर मेरा ही विश्वास नहीं तो लोगों का कैसे पड़ेगा। चलिए, अब हम ये जो इस तरह की ऑल्टरनेट फ्यूल की बात कर रहे हैं और पर्यावरण, आप काफ़ी उसके बारे में सोचते हैं, चिंता रहती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोड्स बनाने की बात करते हैं, तो कितने पेड़ काटे जाते हैं कहीं कहीं से। तो वो बैलेंस कि विकास भी करना है, और स्पेशली अगर हम पहाड़ों की बात करें, कहते हैं ना कि ठीक है पहाड़ों पे सड़कों की ज़रूरत है, लेकिन पहाड़ों की इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है ओवर डेवलपमेंट से। वो कितना कंसर्न रहता है आपका, उसके बारे में कैसे सोचते हैं आप? 3,78,00,000 3 मीटर के पेड़ लगाए, हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। 100 साल पुराने 68 पेड़ अभी हमने पैटर्न में ट्रांसप्लांट किए। हमने, आज मैं गया था ये कालिंदी कुंज वाला रोड जो यमुना के तट पर है, बहुत बड़ा रोड बना है। अच्छा। उसमें हमने 25 लाख टन कचरा डाला, ये गाजीपुर का। गाजीपुर वाला? हाँ। अच्छा। UR2 में 25 लाख टन डाला, बाद में उसको सेग्रीगेट किया, उसको प्रोसेसिंग किया। अहमदाबाद डोलो रास्ते में 25 लाख टन डाला। हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर तैयार किया। हमने जो स्टील स्लैग निकलती वो रोड में लाई। हम फ्लैश पूरी इतना वापर रहे कि अब पावर प्लांट में फ्लैश नहीं मिल रही। हमने बड़े प्रमाण पर रबर और प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं। तो हमने अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल पे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी JCB CNG पर आया, तो ये देश का प्रदूषण कम होगा। मैं बड़े प्रमाण पर ये कह रहा हूँ कि पेड़ काटो मत, ट्रांसप्लांट करो। और अभी आज के प्रोजेक्ट में ट्रांसप्लांटेशन में सक्सेस रेट कितना होता है? कई बार 80% नहीं, बहुत बड़े प्रमाण पर है। अभी हमने औरंगाबाद में पैटर्न की जगह पर 100 साल पुराने बड़ के पेड़ 68 के 68 सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किए। पहाड़ों पर हो पाएगा ये? हाँ, हो पाएगा। जो रोड के बीच में हो, पीछे में ट्रांसप्लांट करेंगे। और इसलिए ट्रांसप्लांट के कॉन्ट्रैक्टर तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा हूँ, पेड़ ट्रांसप्लांट करने वाली मशीनरी ला रहा हूँ। देखो, कठिन है पर असंभव नहीं है। और पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी। साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, हमको इससे मुक्ति देनी पड़ेगी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। और दिल्ली में तो प्रदूषण के कारण लोगों की ज़िंदगी कम हो रही है। बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। वाटर पोल्यूशन की आप बात करें, दिल्ली में यमुना की स्थिति देखिए। और मैं जब मंत्री था, हर सरकार वादा करती है, दावा करती है। मैं नमामि गंगा, मैंने काफ़ी उसमें काम किया। यमुना की कोई फिक्र क्यों नहीं कर रहा? यमुना का मैंने 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ दिल्ली सरकार को दिए। जायका का 2,500 करोड़ का प्रपोजल है, 4,000 करोड़ मैंने अपने डिपार्टमेंट से दिए। बट कुछ नहीं हुआ ना। अब वही कालिंदी कुंज जहाँ आप कह रहे हैं, आपने देखी वहाँ यमुना की हालत, गंदा पानी, बहुत गंदा है। कैनाल में गंदा पानी है। और मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कल देहरादून था तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैंने गंगा में काम किया, स्मशान भूमि, ये वो काफ़ी पैसे दिए और काफ़ी जगह ये सीवेज प्लांट लगाए पानी शुद्ध करने के लिए, STP। बनारस में तो मैंने देखा कई सालों बनारस में हमने लगाया। गंगा में बहुत बदलाव आया। आपको मैं बताऊँ, केवल नमामि गंगा का जब मैं मंत्री था तो मैं आपको लिस्ट देता हूँ, मैंने कम से कम 30,000 करोड़ के काम मंजूर किए, उसमें से 18,000 करोड़ काम पूरे किए। वाराणसी, प्रयागराज, सब जगह पर मैंने उसमें काम किया। तो काली नदी पर काम किया, यमुना पर काम किया। ये देखो आपका पानीपत और सोनीपत का जो ETP है, हमने फाइनेंस करके उस समय कराया, जो गंदा पानी आता था। नहीं तो अब यमुना की स्थिति क्यों सिर्फ दिल्ली सरकार पर छोड़ दी जा रही है? केंद्र सरकार करे ना। इसमें ऐसा है कि हमारे फेडरल कैरेक्टर है, जो राज्य के काम है वो राज्य करती है, जो राज्य भारत सरकार के काम है वो राष्ट्रीय सरकार करती है। तो ये जो राज्य सरकार के काम है उसमें हम उनको आर्थिक सहायता देते हैं, हम नहीं कर सकते, वो उनके अंडर वो काम है, हमने उनको मदद की है। उनने अब वो काम की स्थिति क्या है मुझे पता नहीं है। वैसे आपकी तो सारे दलों में सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बातचीत रहती है, तो आपने कभी केजरीवाल जी को समझाने की कोशिश नहीं कि यमुना में उनको क्या करना चाहिए? मेरे पास जब मेरे पास डिपार्टमेंट था तो मैंने उनको बुला कर काफ़ी मदद भी की, चर्चा की।
अब मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं, अभी वो मंत्री करते होंगे ये काम। अच्छा, एक इतनी अच्छी सड़कें, नो डाउट, मतलब जैसा मैंने भी कहा कि मैं झांसी की रहने वाली हूँ और अब मैं बाई रोड ही जाती हूँ। ट्रेन से 4-4.5 घंटे लगते हैं, मैं गाड़ी से भी 6-6.5 घंटे आराम से अपना जाती हूँ। एक पैच हो आगरा के बाद, वो थोड़ा भी काफ़ी रुका हुआ है वहाँ पे काम, या धीरा हो रहा है जो भी, अभी वो पैच आगरा से ग्वालियर, हाँ, उसके बीच में नया हाईवे बना रहे हैं। हाँ, ये पुराने हाईवे का भी काम कर रहे हैं और नया भी बना रहे हैं। दिल्ली से ग्वालियर 3.5 घंटे में होगा। दिल्ली से ग्वालियर, हाँ, अभी थोड़ा सा। और ग्वालियर से मुझे लगता है आधा-पौन घंटे में झांसी जाएंगे। 1 घंटा, एक घंटे में तो आप 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो टोल प्लाजाज हैं, वहां पर भी अब वो लंबी लंबी जब लाइनें लगने लगी, उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे आप? सारे टोल प्लाजाज पे अब तो लाइन है, भले ही फास्टैग है, लेकिन हमारा फिर भी लाइन 99% फास्टैग है। लाइन लगभग फास्टैग वाली लाइन भी में भी काफी लंबी लाइन नहीं, है। वो तो रुकना ही नहीं वहाँ कोई, वो केवल ऐसा करके चला जाना आगे। तो आज तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, पर कहीं होगा तो मुझे वो टोल नाके के नाम बताओ। और अभी हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, हाँ, तो उसके कारण तो ये प्रॉब्लम ही नहीं। नंबर प्लेट और फास्ट ट्रैक दोनों से कैमरे से फ़ोटो निकलेगा, जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ से टोल शुरू होगा, जहाँ निकलेंगे वो फ़ोटो आएगा, उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा और आपको कोई बैंक से पैसे कट जाएंगे, ना रुकना है। तो ये कब तक कहाँ इम्प्लीमेंट होगा? 3 महीने में शुरू करने की प्रयास कर रहा हूँ मैं, कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले टेंडर निकल रहा है। इलेक्शंस अभी कितना बड़ा, अब बिल्कुल अब तो आ ही गए हैं, तो आपके कामों में कितना एक कहें डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं अब कि अब इलेक्शन काम करते रहना चाहिए, केवल इलेक्शन की तरफ देख कर नहीं। जब जनता ने हमको अवसर दिया है तो जनता के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। हमने काम करते रहना चाहिए जितना कर सकते हैं, और जनता की अदालत में फिर जनता ये निर्णय करती है कि आप योग्य के योग्य है। अगर वो चुन कर देंगे तो फिर से काम करेंगे सत्तारूढ़ पार्टी में, तो सत्तारूढ़ पार्टी में काम करेंगे, अगर नहीं देंगे तो विपक्ष में काम करेंगे। लोकतंत्र का ये तकाजा होता है, चलते रहता है। एक शिकायत कह सकती हूँ मैं, एज ए जर्नलिस्ट मैंने एक मुद्दे को काफ़ी उठाया, कई बार आपको सोशल मीडिया पर टैग किया, लेकिन सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जुवेनाइल ड्राइविंग, जो नाबालिग बच्चे, और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा चलन है और जगहों से ज़्यादा है, और मुझे कई और 2-3 खबरें एज ए जर्नलिस्ट जब मैंने उठाई कि किसी की डेथ हो गई क्योंकि 16-17 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट भी लाए कि माता पिता अरेस्ट, मतलब पेरेंट्स में गार्जियन अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सारे बच्चे छूट जा रहे हैं, और जिस परिवार में कोई मर गया वो मर गया, और उस परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिला। देखिए, कानून और व्यवस्था का जो प्रश्न होता है एफआईआर दर्ज करने का, ये गृह विभाग का काम होता है और राज्य सरकार के पास है। हाँ, लेकिन नहीं हो रहा वो इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमने कानून में प्रोविजन किए है, और अज्ञान इस प्रकार का लड़का अगर उसमें गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का प्रावधान किया है, और उसके माता पिता पर भी किया है। अब ये राज्य सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, थोड़ा जनता में इसके बारे में अवेयरनेस तैयार करना चाहिए। और मेरी जानकारी से काफ़ी जगह कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो लोग मेरे पास आए कि हमको बचाओ। फिर भी आपका कहना लीगल सिस्टम में लूप होल्स निकाल लेते हैं। मैं आपको दिल्ली की घटना बताती हूँ कुछ साल पहले की। वो 32 साल का युवा तो मर गया, वो बच्चा जो है वो 1 हफ्ते बाद 18 साल का होने वाला था, आप सोचिए। और जुवेनाइल कोर्ट में ही केस चला, सिर्फ हफ्ते भर के उसमें वो बच्चा छूट गया, वो अमेरिका पढ़ने चला गया। जो परिवार बर्बाद होना था तो हो गया ना, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला है। मेरे ख्याल से 9-10 साल हो गए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और राज्य सरकार में इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से एक बार जो कुछ कोशिश कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर 4 जगह टूटा है। इस देश में 1,68,000 डेथ होती है, और 18 से 35 वयोगट में 60% से ज़्यादा होती है। ये युवा लड़के, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनकी मैं बड़ा दुखी हूँ इसके कारण, और मैं गिल्टी कॉन्शियस भी हूँ इस पर। जब मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मुझे जो अपेक्षित यश है वो नहीं मिला है, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना हम यशस्वी नहीं होंगे। रूल्स ऑफ द रोड, इसका सम्मान करना चाहिए। रेड सिग्नल मिला तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ड्रंकन ड्राइविंग बहुत, दारू पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी स्कूटर चलाते मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर स्कूटर चलाते तो हेलमेट पहनना चाहिए, गाड़ी में बैठे तो बेल्ट लगाना चाहिए। आखिर ये जनता को अवेयर करना पड़ेगा, और वो काम हम कर रहे हैं, पर अभी हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इसका मुझे दुख और दर्द है।
आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे और 2030 के पहले 50% डेथ कम करने की कोशिश करेंगे। ये तय करके हम काम तो कर रहे हैं। और सड़क दुर्घटनाओं का एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर जिम्मेदार है होता है सड़क के गड्ढे, और छोटे छोटे शहरों में तो आप चले जाइए बहुत बुरा हाल है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? चलिए ठीक है, एक्सप्रेसवेज मैं पहले आपको पूछता हूँ कि आपने पिछले 2-3 साल में कोई NHAI पर गड्ढा देखा है नेशनल? नहीं, हाईवेज पर नहीं, लेकिन शहरों में अब क्या करें उसका मैं मंत्री नहीं हूँ ना। हाँ, नहीं, मंत्री नहीं है आप, लेकिन कंसर्न तो है। महानगर पालिका के रोड होते हैं, कई स्टेट PWD के होते हैं, कोई DDA का होता है, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। मुंबई में तो सबसे ज्यादा। इसका एक उपाय है कि आजकल नागपुर में मेरे कौशल ने पूरा कंक्रीटिंग करा दिया, 6 इंच का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट, गड्डी नहीं है, सीमेंट कंक्रीट बना दिया पूरा। तो ये एक उपाय है। तो मुंबई वालों को सलाह नहीं देते आप? मुंबई को दिया मैंने, मैं कमिश्नर 6,000 करोड़ के मेरे कहने पर वो उस प्रकार के रोड अब बना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग इस समय दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं जिस समय किसानों का फिर से एक एजिटेशन शुरू हो रहा है। आपको लगता है कि 2024 के इलेक्शंस में ये किसानों का मुद्दा हावी हो सकता है या सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं, हमने तो बड़े प्रमाण पर किसानों के लिए इथेनॉल लाया, हर महीने में उनके बैंक अकाउंट में पैसे देते हैं। MSP के लिए अगर प्राइस अगर नहीं मिलती तो हम खरीदने का कार्य करते हैं। तो किसानों के हितों में सरकार ने लगातार काम किया है। तो खुश क्यों नहीं है फिर? ये तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा पर हमने किसानों के लिए, उनके कल्याण के लिए लगातार काम किया है और किसान कम्युनिटी बाय एंड लार्ज निश्चित रूप से हमको सपोर्ट करेगी, मेरा विश्वास है। एक ये नैरेटिव कि इस सरकार में मुस्लिम्स बहुत असुरक्षित हैं, ये सरकार एंटी मुस्लिम्स है, इस नैरेटिव का क्या करेंगे इलेक्शंस में? देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर बांटा, क्या मुसलमानों को मिला? नहीं। हमने आयुष्य योजना में मेडिकल की सेवाएं सबको मिल गई, क्या मुसलमानों को कहीं मिली? नहीं मिला। हमने किसानों के लिए पैसे बैंक अकाउंट में भेजे, क्या मुस्लिम किसानों को पैसे मिले? नहीं। हमने एक भी योजना में जात, पंथ, धर्म, भाषा इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो पूरा कोई राजनीति में जब लोग कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करते हैं, और कुछ लोग हमें एंटी मुस्लिम प्रस्तावित करना चाहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। हम यही कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, और किसी भी आधार पर हम नहीं डिस्क्रिमिनेट करेंगे। सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर अस, यही हमारी संकल्पना है। और जब ये कहा जाता है कि RSS का तो थॉट ही है, विचार है कि हिंदू राष्ट्र हो, तो वो सेक्युलर आइडिया के खिलाफ है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि हिंदू ये जीवन पद्धति है, और धर्म का अर्थ जैसा है कि आप पत्रकार हैं, आप कभी कहते कि मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? कर्तव्य के साथ है। तो ये एक जीवन पद्धति है, और जो हम ये कहते हैं कि संप्रदाय अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर अनेक लोगों के पूर्वज हिंदू। आज ही मेरे पास कश्मीर से कुछ लोग आए थे, वो कहते हैं हम गुजर समाज के हैं, हमारे वही प्रथा है, गणेश की पूजा करते हैं। तो मेरा आपको कहना यही है कि आज का मुसलमान, आज का क्रिश्चियन, कोई भी जो भी हो, वो हमारे समाज के अंग है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, और पूर्वज जिसके हमारे भारतीय थे, हिंदू थे, और भले आज उनकी पूजा पद्धति हम सब मिलकर काम करें। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र ने ये हिंदू पूर्णतः मर्यादित नहीं है, संकुचित शब्द नहीं है। कभी कभी लोग इसके गलत अर्थ निकालते हैं और हिंदू और हिंदुत्व का उपयोग एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी करके करते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि सेकुलर शब्द का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? धर्मनिरपेक्षता नहीं है, पंथ निरपेक्षता है। अगर धर्मनिरपेक्षता होती, अगर आप धर्मनिरपेक्ष, मैं धर्म सेकुलर हूँ, तो ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जिनका निधन होने के बाद उनको मंत्राग्नि दिया गया, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, फिर धर्मनिरपेक्ष तो क्यों दिया गया? उसको धर्मनिरपेक्षता ये शब्द ही गलत लगाया है, वो पंथ निरपेक्षता है। और सब धर्मों के साथ समान न्याय, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, ये सही में सेकुलरिज्म का अर्थ है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये झगड़े लगाने का काम पिछले काल में हुआ है। इसका नुकसान नहीं होगा चुनाव में? चुनाव में इस पर कोई नहीं, हमारा तो दामन साफ है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार किसी पर अन्याय करने वाला। आपके पीछे मैं देख रही थी, बड़ा खूबसूरत राम दरबार है, अयोध्या हुआ है आप? हाँ,
दर्शन करें। अयोध्या अभी मंदिर बनने के बाद नहीं गया, अभी जाने वाला हूँ। हाँ। देखो, प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनना ये हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। ये कोई हिंदू या कोई मुस्लिम ऐसा विषय नहीं है। और इसलिए देश के अनेक मुसलमान खुश हैं कि राम के जन्म स्थान पर उनका मंदिर हुआ। इसको जातीय और सांप्रदायिक कलर देना अच्छा नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम वीर पुरुषों को जात के आधार पर करते हैं कि ये इस जात के, उस जात के, और सब जगह संप्रदायवाद और जातीयवाद घुसाड़ते हैं। हम भारतीय हैं, हम जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से ऊपर उठकर विचार करेंगे, छुआछूत, अस्पृश्यता नष्ट करेंगे और सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रस्तावित करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए वापस मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल उस पे आती हूँ। लाइफ में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सक्सेस एंड फेलियर्स देखे, हेल्थ इश्यूज हुए बीच में आपके। कोई भी जो लो फेज जब होता है उसको नितिन गडकरी कैसे डील करते हैं, ये बहुत समझना ज़रूरी है हम सब। देखो, हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जैसे अटल जी की कविता है, संकटें आती है, बाधाएं होती है, चलते रहना चाहिए। वही है, मैं चलते रहता हूँ जब तक भगवान ने मुझे जीवन दिया है। अपना परिवार में कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, बहुत बड़ा सामाजिक राजनीतिक नेता भी नहीं हूँ। अपना परिवार ठीक रहे, बाकी समय गरीबों के आंसू पूछने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो कोशिश करता हूँ। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैंने 40,000 से ज़्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए, 750-800 लोगों को हाँ पैर लगा के दिए, 1 लाख कैटरेक्ट के ऑपरेशन करा के दिए, करीब 25,000 ऑपरेशन करा के दिए, 1 लाख लोगों को मैंने चश्मे दिए। अभी मेरी 5-5 एम्बुलेंस घूमती है। मैं 1200 एकल विद्यालय नक्सलाइट बेल्ट में आदिवासी क्षेत्र में चलाता हूँ। मैं महिलाओं को दरिया ये होती है ना कतरन रेडी में, उसके बना के वो सीखा। मेरे सामाजिक प्रकल्पों का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैंने 15,000 लोगों को जॉब। ये सब नागपुर में सारे काम हुए? नागपुर और विदर्भ के आसपास है। और मैं काम करते रहता हूँ और मैं करते रहूँगा। जनता ने मुझे चुन कर दिया तो भी मैं खुश हूँ, नहीं दिया तो भी मैं खुश हूँ। मैं अपने जीवन में जब तक हूँ, समाज के लिए, देश के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए मैं काम करते रहूँगा। यही मेरा है। तो वो तो स्वाभाविक है, मुझे मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा मिला। मैं समाधानी हूँ, मैं काम करते रहूँगा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि कोई पद मिले या छिन जाए, मंत्रालय मिले या छिन जाए, आप पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? मेरी कोई तकरार नहीं है कि कोई मंत्रालय मिलना है नहीं मिलना, ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार होता है। जो उनको उचित लगे वो निर्णय करें। परिवार को कितना टाइम दे पाते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि वीकेंड्स तो आपके सिर्फ नागपुर में नहीं, मैं केवल परिवार के लिए जाता हूँ। मैं जो प्रकल्प में अभी मैंने क्रीड़ा स्पर्धा ली, 70,000 खिलाड़ी खेले, 17 दिन चला नागपुर में, 66 ग्राउंड, 62 खेल, 70,000 खिलाड़ी। फिर मैंने सांस्कृतिक महोत्सव लिया, उसमें 17 दिन रोज 50,000 लोग आते थे। फिर उसमें हनुमान चालीसा, राम रक्षा, भगवत गीता, भगवान गौतम बुद्ध, उसके ऊपर हजारों लोग रोज आते थे, सुबह कार्यक्रम होते थे। फिर मैंने एग्रो विजन लिया, 5 लाख किसान आए। फिर अभी मैंने एडवांटेज विदर्भ, हमारे यहाँ मराठी में सांसद को खासदार बोलते हैं, खासदार उद्योग महोत्सव किया, उसमें हजारों लोग आए। लोगों को रोजगार कैसे मिले। हर समय मैं अपने बारे में या मेरे परिवार के बारे में बजाय अपने उनको संभाल कर मैं समाज के लिए, देश के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए, युवाओं के लिए और डेवलपमेंट, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, मैं करता रहूँगा। ये मानसिक और शारीरिक ऊर्जा कहाँ से आती है? शारीरिक ऊर्जा तो वेट लॉस के बाद बढ़ी होगी, बट मानसिक ऊर्जा? मैं रोज सुबह 1.5 घंटा प्राणायाम व्यायाम करता हूँ और अब थोड़ा सा मैंने सुधार किया है। मेरा बड़ा इनडिसिप्लिन लाइफ था। अब मैं सबको कहता हूँ कि पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो, दूसरी प्रायोरिटी अपनी ईमानदारी से वेल्थ को दो, और तीसरी प्रायोरिटी फिर आपके जो काम आपको करना है उसको दो। इतने कूल और काम कैसे रहते हैं आप? आपको देख के ऐसा लगता है कि गुस्सा आता नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, गुस्सा आता होगा आपको, बट कैसे इतने शांत भाव से? मैं देखती हूँ सबके सवालों के जवाब। अभी भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, रात का 10 बजने वाला है, पहले इतनी भीड़ थी लोगों से मिलने वाली, अभी आपको और लोगों से मिलने जाना है। कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल, चलते रहो, ऐसे ही है। कभी गाना सुनता हूँ, संगीत सुनता हूँ, खुश हूँ मैं। किसको सुनना पसंद करते हैं? मुकेश जी को सुनता था, गुलाम अली को सुनता था,
मैं काफ़ी अलग अलग प्रकार के सुनता हूँ। जगदीश सिंह जी को सुनता हूँ। अभी मुझे वीर ज़रा पिक्चर के वो मदन मोहन ने संगीत किए हुए गाने थे जिसमें प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के, बड़े अच्छे लगते हैं। कोई फेवरेट गाना है जैसे कहते आशिकी हैं? के गाने सुनता हूँ। अच्छा, बट कोई फेवरेट गीत होता है जो हिम्मत देता है मुसीबत मुकेश के के गाने, मुझे शैलेंद्र जी के गीत बड़े पसंद हैं। जैसे? उसमें एक फिलॉसफी होती है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना जाना है। गाते भी है कभी, गुनगुनाते हैं थोड़ा? है। मैं बाथरूम सिंगर हूँ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। वो फिर वो पूरा वायरल हो जाता है। तो खैर अच्छा है ना, हमारा फायदा होगा। मेरा संगीत, मेरा गाना मेरे लिए है, उसी के लिए मैं अभी जैसे वो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। तो ये आपका मेरा म्यूजिकल टेस्ट सेम लग रहा है। संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य और कविता, इसका जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं ना, वैसे शब्दों को आप घोलने लगिए, उससे जब भावार्थों को समझिए, आनंद आता है। तो मैं बड़े खुशी से उसको लेते रहता हूँ। शास्त्रीय संगीत भी सुनते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। भीमसेन जोशी जी मेरे बड़े फेवरेट है। अभी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे नए नए गायक आए, अच्छा गाते हैं। भीमसेन जोशी और लता जी ने एक बड़ा प्यारा भजन गाया, राम का गुणगान करिए, पता नहीं भीमसेन आपने? जोशी बहुत अच्छा गाते हैं। आज जब मैं आपके इंटरव्यू के बारे में सोच रही थी तो एक थॉट आया मन में, नितिन जी। पिछले कुछ सालों में आपने अपने बहुत अच्छे बीजेपी के, अगर पार्टी के कहूँ, सहयोगियों को जैसे खोया, सुषमा जी, पर्रिकर जी, जेटली जी। कभी इनको याद करते हैं? क्या इनकी यादें हैं? मिस करते हैं? ऐसा लगता है सब होते हैं आज? निश्चित रूप से याद करता हूँ। मैं जब दिल्ली आया तो मेरे एक छोटे भाई के रूप में सुषमा जी ने मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया। मनोहर, मैंने उसको राजनीति में, मैं गोवा का प्रभारी था, उसकी मदद करता था, उसके साथ बहुत बढ़िया काम वहाँ पर। वो चले गए। अरुण जेटली जी के साथ काम किया, आनंद कुमार के साथ काम किया। तो जीवन के इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में उन लोग काम करते रहे, बेचारे कुछ चले तो गए। उनकी कमी खलती है आज साथ? निश्चित रूप से खलती है। आज हम जो कुछ भी है, ये उस पीढ़ियों ने उस समय प्रवाह के विरोध में और प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे संगठन को, हमारी विचारधारा को टिका कर रखा। उनके बदौलत आज का दिन हमको देखने के लिए मिला है। मैं ये अक्सर याद रखता हूँ। कोई खास याद इनमें से किसी के साथ जुड़ी हुई आज शेयर करेंगे? खूब यादें हैं, खूब यादें हैं, यादें बहुत हैं। और यादें इनकी नहीं, मैं जहाँ से, जब से मैं काम करने लगा तब से अनेक कार्यकर्ताओं का, उनके व्यक्तित्व का, उनके स्वभाव का, उन सब बातों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति था और उन्होंने जो मुझे कुछ सिखाया उसमें से ही अगर आपको लगता है मैं कुछ अच्छा हूँ तो उसका श्रेय उनको है। सबका निचोड़ है दत्ते लोग में। दत्तोबंत ठेंगड़ी, यशवंतराव केळकर, सदाशिवराव देवधर, दत्ताजी जुड़कर, इन सब लोग संघ के प्रचारक थे, उनके साथ काम किया। मदन दास देवी, उनकी स्मृतियाँ आज भी मन में हैं। और जब कभी ऐसा लगता है, समस्या आती है, तो वो कैसा व्यवहार करते थे उसके आधार पर हमने काम करना चाहिए, ऐसा समझ के काम करता हूँ। अटल जी को अगर कभी याद करते हैं तो? बहुत याद करता हूँ। उनके भाषणों को सुनता हूँ। अच्छा। उनके पार्लियामेंट के भाषणों को सुनता हूँ, उनके विचारों को सुनता हूँ, और जो जैसा विचार करते थे वो याद रखता हूँ। अभी अटल जी के ऊपर चित्रपट आया था, उसके स्पेशल शो हुआ, उसके लिए मैं गया था। बहुत अच्छा। बट अटल जी की कही कोई बात, जैसे आपने कहा, तो आज भी कोई गाइड करती हो कोई बात आपको जब दुविधा में? कहा है ना कि समस्या हो, आपदा हो, चलते रहो, काम करते रहो, कदम से कदम मिलाकर चलते रहो। चलिए, तो अब खत्म करते हैं। कुछ रैपिड फायर, बहुत छोटे छोटे जल्दी से कुछ सवाल पूछूंगी आपसे। आपने लगभग 50 किलो वजन कम किया। 3 टिप्स अगर आप 45 किलो कम हुआ मेरा। 45 कम हुआ। एक तो मैंने ऑपरेशन किया, और अब मैं, बट फिटनेस के लिए कोई 3 टिप्स? 3 टिप्स ऐसे है कि शुगर, ऑयल और थोड़ा सा जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो कम खाइए। फ्रूट्स, सैलेड्स, सूप प्रायोरिटी में खाइए। और मुझे लगता है कि अभी मेरे खाने के ऊपर की नियत कम नहीं हुई, थोड़ा खाइए। कम खाइए। इंडिया की विकास यात्रा में 3 सबसे बड़े हर्डल्स आपको क्या दिखाई देते हैं? यात्रा में हर्डल्स आते हैं, कभी लैंड एक्विजिशन नहीं होता, कभी रेलवे की परमिशन नहीं मिलती, कभी इलेक्ट्रिक के लिए प्रॉब्लम आता है, कभी वाटर पाइपलाइन का आता है। देखो, हर्डल्स आते ही रहेंगे, ये जीवन का एक भाग बन चुके हैं। हर्डल्स पर मात करना ये नेतृत्व की कसौटी होती है,
और उसको सुलझाना और आगे जाना, यही करना चाहिए। आप रिलीजियस ज़्यादा हैं या स्पिरिचुअल, धार्मिक या आध्यात्मिक? थोड़ा थोड़ा हूँ, इसमें मेरा ज़्यादा अधिकार नहीं है। स्पिरिचुअल भी हूँ, मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, घर में मेरा देवी का मंदिर है, सब व्यवस्थित होता है। और स्पिरिचुअल में थोड़ा प्राणायाम वगैरह करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं? गप्पे मारते रहता हूँ, रात को कभी खाना खाने को जाता हूँ, दोस्त मित्रों के साथ रहता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। जिसका जन्म है हुआ है, उसका मृत्यु अटल है। खुशी से रहो, आनंद से रहो, जियो और जीने दो। क्या बात है। आपके आदर्श नेता कौन है? वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मेरा दैवत है, एक आदर्श राजा के रूप में मैं उनको जानता हूँ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने जीवन में नज़दीक से देखा, उनको बहुत मानता हूँ। और संघ के अनेक प्रचारक हैं जिन्होंने मुझे संस्कारित किया, उनको भी याद रखता हूँ। और आज के नेता जो आपके साथ के हैं, सब सांसद मंत्री सब, उनमें से कोई आपको सबसे ज़्यादा किसका काम पसंद है या कौन सा व्यक्ति पसंद है? सभी अच्छे। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हो रहा है। वो जो हमारे नेता, व्यक्तिगत तौर पर आपका किसी से रिश्ता अच्छा है? सबसे अच्छा है। आप किसी के पास जाओ हिंदुस्तान में, किसी भी, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरा नेचुरल रिश्ता अच्छा है। अभी सीपीएम के मुख्यमंत्री है, उनसे भी अच्छा है। वो थोड़ी मुझे मदद करना है, मैं तो संघी हूँ, पर एक मेरा स्वभाव है, आए हुए आदमी के साथ जो बर्ताव व्यवहार, ये सब संघ ने सिखाया। और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है, मोदी जी कहते हैं। तो जो होने वाला काम है वो सबका करा दो। 2024 में एनडीए की सीट्स, आपका आकलन? अभी मोदी जी ने कहा है उतनी सीटें हमको निश्चित रूप से मिलेगी। आपका लाइफ मंत्रा? मेरा लाइफ मंत्र है कि काम करते रहो, देश के लिए काम करो, समाज के लिए करो, गरीब के लिए करो। आखिर में योर वन अनफुलफिल्ड ड्रीम, जो सपना अभी भी अधूरा है? मैं तृप्त हूँ, मैं कोई अतृप्त नहीं हूँ। काम बहुत है, जो आता है वो वनडे क्रिकेट जैसा मैं खेलते रहता हूँ, खेलते रहूँगा। जो जो कर सकता हूँ वो करते रहूँगा। जो किया है उसके प्रति मुझे आनंद भी है, समाधान भी है। जो नहीं हुआ है वो करने की कोशिश करूँगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी हमसे बात करने के लिए। एक दो छोटे छोटे तोहफे हम आपके लिए लेकर आए थे।